कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी, आगे चलकर वही बच्चा पूरे देश का संविधान लिखने वाला था। एक ऐसा लड़का जिसे समाज ने बार बार नीचा दिखाया, वही एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज बन गया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसा इंसान जिसने अपने संघर्ष, शिक्षा और साहस से इतिहास बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मूल शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनकी माता का नाम था भीमाबाई। परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व देता था। लेकिन जन्म के साथ ही भीमराव के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसका उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, और वो था जातिगत भेदभाव। उस समय भारतीय समाज में छुआछात बहुत गहराई तक फैली हुई थी। भीमराव महार जाति से थे, जिन्हें उस समय समाज के सबसे निचले वर्गों में गिना जाता था। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें बाकी बच्चों की तरह व्यवहार नहीं मिला। उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बिठाया जाता था। कई बार उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। अगर उन्हें पानी पीना होता था तो वो खुद नल नहीं छू सकते थे। कोई ऊंची जाति का कर्मचारी दया करके पानी पिलाए तभी पानी मिलता था। अगर कर्मचारी मौजूद ना हो तो पूरा दिन बिना पानी के गुजारना पड़ता था। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा सिर्फ अपनी जाति की वजह से इतना अपमान सह रहा था, लेकिन भीमराव टूटे नहीं। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। जब भीमराव बहुत छोटे थे तो उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। उनके जीवन का वो पहला झटका था। माँ के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं, लेकिन पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं दी। रामजी सकपाल चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा एक दिन इतिहास बदल देगा। भीमराव शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं भीमराव किताबों के बीच अपना भविष्य खोज रहे थे। उन्होंने हर कठिनाइयों को चुनौतियों की तरह लिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उस समय दलित समाज के बच्चे का स्कूल जाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन भीमराव ने केवल स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि मुंबई की प्रसिद्ध एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये उनके समाज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में बहुत कम लोग इतनी दूर तक पढ़ पाते थे। जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की तो पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मैट्रिक परीक्षा के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भी अधिक समस्याएं थी। पैसों की कमी हमेशा उनके सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव उन्हें छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया। 1913 में एक ऐसा मौका आया जिसके बारे में उस समय अधिकांश भारतीय सिर्फ सपना देख सकते थे। उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की छात्रवृत्ति मिली। उस दौरान विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और एक दलित युवक का अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव था। लेकिन भीमराव जी ने यह असंभव काम कर दिखाया। जब भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने पहली बार एक ऐसी दुनिया देखी जहां लोग उनकी जाति नहीं पूछ रहे थे। यह अनुभव उनके लिए बहुत नया था। यहाँ उनकी पहचान उनकी योग्यता से होती थी, न कि जाति भाव से। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास का गहराई से अध्ययन किया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनके विचार और भी व्यापक हुए। उन्होंने लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों के लिए सिद्धांतों को गहराई से समझा। यहाँ से उनके मन में ये विचार मजबूत हुआ कि भारत में सामाजिक समानता के बिना वास्तविक स्वातंत्र्य संभव नहीं है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव का सपना भी खत्म नहीं हुआ। वे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने लंदन स्कूल इकोनॉमिक और ग्रेइन में दाखिला लिया। अब उनका लक्ष्य केवल पढ़ाई नहीं था, वे ऐसे ज्ञान के साथ भारत लौटना चाहते थे जो करोड़ों लोगों का भविष्य बदल सके। लेकिन जब भीमराव पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे तो उन्हें फिर उसी समाज का सामना करना पड़ा जिसने बचपन से उनका अपमान किया था। बड़ौदा में उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें कोई रहने के लिए जगह तक नहीं दे रहा था। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के शर्त के अनुसार उन्हें वहां नौकरी करनी थी।
उन्हें सेना सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन दफ्तर में लोग उनके हाथ से फाइल लेने से कतराते थे और कई कर्मचारी उनके पास आने से बचते थे और उनकी मेज पर फाइल फेंक कर चले जाते थे। सबसे बड़ी समस्या थी रहने की। कोई भी होटल या धर्मशाला उन्हें कमरा देने के लिए तैयार नहीं थी और वो इस समय बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी सराय में कमरा लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों को उनकी असली पहचान पता चल गई और उन्हें तुरंत वहां से निकाल दिया गया। रात के समय में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। किया कि अब उनका जीवन केवल नौकरी करने के लिए नहीं है। उन्होंने समाज में फैली छुआछात भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1920 में उन्होंने मुनाक नाम का अखबार शुरू किया। यह उन लोगों की आवाज थी जिन्हें समाज बोलने का अधिकार नहीं देता था। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से सामाजिक अन्याय पर खुलकर सवाल उठाए। अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही असली क्रांति ला सकती है। 1927 में महाराष्ट्र के पहाड़ शहर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उधर तालाब का पानी सबके लिए था। कानून के अनुसार वहां से सभी नागरिक पानी ले सकते थे, लेकिन दलितों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। तब एक बार भीमराव अंबेडकर जी हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचे और पानी पिया। ये केवल पानी पीने की घटना नहीं थी, यह सम्मान अधिकारों की घोषणा थी। उस दिन पहली बार दलित समाज ने खुलकर अपने अधिकारों की मांग की। अम्बेडकर जी ने सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध किया जो भेदभाव को बढ़ावा देती थी। उन्होंने प्रतीक नामक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाने का आंदोलन चलाया। उनका उद्देश्य ये संदेश देना था कि किसी भी व्यवस्था को इंसान के बीच ऊंच नीच पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। वहां पर अंबेडकर दलित समाज की ओर से खड़े हुए थे। उन्होंने मांग की कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा। अंबेडकर जी इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश भर में तनाव बढ़ गया और कई दौर की बातचीत के बाद अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। इसे इतिहास में पूना फैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की जगह आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी।